बेरोजगारी की दिक्कत बहुत है, लोग पढ़ रहे हैं पर बाद में जॉब नहीं मिल रही। पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर पेपर फूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, लोचा हो रहा है। अगले 1 साल के अंदर सारी सरकारी नौकरियों की भर्ती पूरी कर दी जाएगी और एक भी पेपर फूटने नहीं देंगे। बेरोजगारों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। स्पोर्ट्स की जो कल्चर है वो सौराष्ट्र में और भी ज्यादा बेहतर होना चाहिए कंपेयरिंग टू दिल्ली, मुंबई। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। बेरोजगारी का हिंदुस्तान हम नहीं चाहते हैं। वोट किसी को भी दो, डजंट मैटर, वो कोई भी सरकार आए, हमको ये चाहिए कि हमारे लिए वो अच्छा करे। મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે ભૂપેન્દ્રભાઈની સરકાર તો એને ચરિતાર્થ કરવા માટે 5 વર્ષ ખપાવવાની છે, પણ દિલ્હીમાં બેઠેલો આ મોદી પણ એના માટે પૂરી તાકાત લગાવશે। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, हर जगह कितने क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। मतलब सरकार कुछ सोच नहीं रही है युवाओं के बारे में। 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएगी अगले 5 साल। चुनाव में किसका पतंग उड़ रहा है? चुनाव में तो भाजपा ही आएगा। भाजपा ही आएगा। हाँ, भाजपा ही आएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष पेशकश में। बड़ी खबर का वक्त है और आप बड़ी खबर अगले कुछ दिनों तक गुजरात से लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। इस वक्त मैं राजकोट में हूं। राजकोट को सौराष्ट्र की राजधानी के तौर पर देखा जाता है। सौराष्ट्र वो इलाका है जहां पर कुल मिलाकर अगर आप देखें राजकोट में 4 हैं, वैसे सौराष्ट्र के पूरे इलाके में 48 सीटें आती हैं विधानसभा चुनाव की, और ये सब पहले चरण के चुनाव में जाएंगी। तो सौराष्ट्र बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज शोर जो है, जो लाउड स्पीकर्स का शोर था, रैलियों का शोर था, हेलीकॉप्टर्स का आना जाना था पहले चरण के गुजरात चुनाव के लिए, वो आज बंद हो गया है। शाम 5 बजे के बाद बड़ी रैली, हेलीकॉप्टर यात्राएं और लाउड स्पीकर को विराम दिया गया। कैंपेनिंग खत्म हुई। बहुत ज़रूरी होगा ये पहला फेज़। और आज आखिरी दिन में जिस तरीके से सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में लगातार अपनी रैलीज कर रहे थे, वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल सूरत में एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हीरा व्यापारियों से मिले, एक फैक्ट्री का दौरा किया। वहीं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे भी, अध्यक्ष जो हैं, वो भी अहमदाबाद में लगातार ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आहत भी है। अब प्रधानमंत्री को लेकर पूरा उसका एक मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जो पहला चरण है वो कितना ज़रूरी होने वाला है, कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी सीट इस चरण में होने वाली हैं। पहला चरण 1 दिसंबर को इसका चुनाव होगा। 19 जिले, 79 सीटें जो हैं इस पूरे चरण में आएंगी। कुल मिलाकर 1362 उम्मीदवार अपना जो भाग्य है वो आजमा रहे हैं। इसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। अब मैं पहले चरण की अगर आपको बात करें तो 48 सीटें सौराष्ट्र रीजन में आती हैं, जहां राजकोट में मैं खड़ा हुआ हूं। सूरत की 16 सीटें हैं, कच्छ की 6 सीटें इसमें आती हैं। तो कुल मिलाकर साउथ गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र मिलाकर 79 सीटों का, 19 जिलों में जो इनका पूरा प्रभाव है, उन सीटों पर चुनाव अब होने वाले हैं। 1 तारीख को जनता को तय करना है कि वो किसे किसे चुनकर यहां पर भेजेंगे। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी होंगे इस चरण के, जैसे कि सूरत में कौन जीतता है। सूरत की 16 सीटों पर, जिसमें 2017 में इतने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगने के बाद, पाटीदार आंदोलन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उसके साथ साथ सौराष्ट्र का जो गढ़ है कांग्रेस का, क्योंकि 48 सीटें थी जिसमें से 30 कांग्रेस जीती, 18 भारतीय जनता पार्टी जीती। सिर्फ राजकोट जहां मैं खड़ा हूं वही एक ऐसा जजीरा था जहां पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को हरा नहीं पाई। 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी यहां पर।
क्या वहां पर कुछ बदलाव होगा? कच्छ में पानी की समस्या वो अभी भी बनी हुई है, उसमें वहां पर क्या होने वाला है? और साथ ही साथ साउथ गुजरात के जो उत्तरी गुजरात जो साउथ गुजरात के ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है, क्या वहां पर उनकी पकड़ को बीजेपी ढीला कर पाएगी? ये चीजें देखनी होंगी। और साथ ही साथ जैसे कि सूरत में और कई जगह पर आम आदमी पार्टी के आने से त्रिकोणीय मुकाबला जो हो गया है, उसको लेकर भी बड़ी उत्सुकता लोगों के बीच में बनी हुई है। इसुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं, उनकी सीट कंबालिया यहाँ से कुछ ही घंटों की दूरी पर है, वो भी चुनाव में उतरेंगे। साथ ही साथ हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री हैं, उनकी भी सीट यहाँ पर है। तो काफ़ी सारे महत्वपूर्ण मुकाबले भी आपको पहले चरण में देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच में कुल मिलाकर सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि वोटर्स जो हैं उनके मन में क्या है। वोटर्स के मन में सबके मंशा रहती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से उन्हें रिझाने की कोशिश भी करती है। सौराष्ट्र, जैसे मैंने आपको बताया, राजकोट जो है सौराष्ट्र का दिल है, और राजकोट में इस बार मैं आपको बताता हूं, गुजरात में कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो युवा वोटर बहुत सारे होने वाले हैं। तो मैंने कोशिश की राजकोट में, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और बाकी इलाकों में जाके जो युवा वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, 12 लाख फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, उनसे समझने की कि वो उनके मुद्दे क्या हैं और वो किस बात पर आकर अपना वोट जो है इस बार चुनाव में देंगे। तो सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमने कोशिश की ये समझने की कि युवा वोटर के दिल में क्या है। हमेशा यही बात होती है कि युवा जिस तरफ खड़ा हो जाता है वहीं पर बदलाव आता है। वो बदलाव राजनीतिक भी हो सकता है, वो एक किसी तरीके का रेवोल्यूशन भी हो सकता है। युवा जो है उसके ऊपर लोगों की नज़रें ज़रूर रहती हैं, और ख़ास तौर से चुनावों में हर पॉलिटिकल पार्टी युवाओं को लुभाने के अपने अपने तरीके ज़रूर अपनाती है। इस वक्त हम सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, राजकोट में हैं। सौराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, अब तक इसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई देखी। कांग्रेस का मोटा मोटा इस पूरे इलाके में, राजकोट की तो 4 सीटों पर बीजेपी ने जीता, लेकिन मोटा मोटा पूरे सौराष्ट्र के इलाके में कांग्रेस का अपर हैंड रहा है, कांग्रेस को बढ़त रही है। पर इस बार युवा जो है वो तय करेगा शायद कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि गुजरात के जो 4 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं उसमें से 50% वोटर 40 साल से कम उम्र के हैं, और 12 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। तो सौराष्ट्र का युवा क्या सोच रहा है? क्या उसके मन में बदलाव की कोई ललक है, या किस तरीके के मुद्दों पर वो वोट डालेगा? क्या वो राजनीतिक जो अभी तक का एक ट्रेडिशनल राजनीति बनी हुई है उन्हीं की तरह जाकर आगे वोट डालेगा, या उसके मन में कुछ नया चल रहा है? उसी को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आपकी बात कराते हैं यहाँ के युवाओं से। इस बार क्या नया है इलेक्शन में? नया 2 नई चीज़ें। पहले लोग भाजपा के विरोध जा रहे हैं, और दूसरी तीसरी नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। कौन सा ऐसा प्रेसिंग इशू है जिसको सोचकर आप यहीं खड़े रहो, जिसको सोचकर आप इस बार वोट करोगे? बीजेपी का अभी 2 दिन पहले ही मैनिफेस्टो आया, बहुत बड़े वायदे किए, साहब बोलते हैं रेवड़ी है, ऐसा है ऐसा है। तो उसमें एक वादा ऐसा हिम्मत चाहिए उसके लिए कि अगर पेपर हम पहले तो नहीं फूटने देंगे, और अगर फूटता है तो उसके हम ऊपर कार्यवाही कड़क से कड़क करेंगे। कौन बोलता है? बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। हम युवाओं को ऐसा, उनके पास एक्सपेक्टेशन था कि वो मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ बीजेपी सरकार ऐसा बोलेगा। बदलाव। बदलाव का क्या मतलब है? बदलाव का मतलब है आम आदमी पार्टी परिवर्तन लाने के लिए। बेरोजगारी मुद्दा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षित है फिर भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, आप लोग सब यंग लोग हो, किस किस का वोट है? कोई है वोट है आप लोग? अच्छा, आपका वोट है। आपकी टीम में से किस किस का वोट है? आप सबका वोट है। यूथ का क्या इशू है? स्पोर्ट्समैन हो, क्या इशू है? क्या सोचोगे जब वोट डालने जाओगे? बिकॉज आपका वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सरकार ने बहुत ट्राई किया है जब से ये सरकार आई है, और बेटर फैसिलिटी, बेटर। हाँ, बेटर। सर मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट कॉलेज है जो गांव में गवर्नमेंट कॉलेज, उसमें स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, वो इंक्रीज हो। कौन है अभी बैटिंग करने? कौन जाने वाला है? आप जाने वाले हो, ओपनर। सो पहले तो बताओ, हु इज योर फेवरेट बैट्समैन? वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग।
और रविंद्र जडेजा? या बट वो लेफ्टी और मैं राइटी हूँ। क्या पसंद है सहवाग में? सहवाग की जो ओपनिंग का उसका जो जुनून है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। वो गाना गा गा के छक्का मारता है तो बहुत बढ़िया लगता है। तुम गाना गाते हो जब बैटिंग करते हो? हाँ, वही स्टाइल है। बिकॉज सब लोग बोलते रहते हैं कि यूथ का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के ऊपर होती है। इस इलेक्शन में आप क्या सोच रहे हो? सर आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि स्पोर्ट्स की जो कल्चर है वो सौराष्ट्र में और भी ज़्यादा बेहतर होना चाहिए कंपेयरिंग टू दिल्ली, मुंबई सबके। और सौराष्ट्र में फैसिलिटी सारी है, पर आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट फैसिलिटीज़ हमें कम पड़ रही है। अगर ये बीजेपी आएगी तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए कुछ और भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करेगी। जैसे हरियाणा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वो सारे मेडल्स लेके आती है। तो हम भी चाहते हैं कि हमको थोड़ी और फैसिलिटीज़ मिले और हम भी मेडल लेके आए, सौराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा करे। आप बताओ, आपका यूथ का क्या इश्यूज है? प्रॉब्लम्स क्या यूथ फेस कर रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही है, जो होनी चाहिए? सर प्रॉब्लम तो ये है कि अभी कुछ टाइम से हमारे क्रिकेट में सामान नहीं मिलता कॉलेज में। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फैसिलिटी नहीं मिलती। थोड़ी फैसिलिटी मिले तो अच्छा है, पर हम वोट तो सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे। वोट कांग्रेस को ही देंगे? कांग्रेस को ही देंगे। वो व्हाट अबाउट द न्यू पार्टी व्हिच इज इन द फ्रे? आम आदमी पार्टी का कुछ है क्या? नहीं कहाँ पर दिखता भी नहीं है कहीं पर। आम आदमी नहीं है। सिर्फ सौराष्ट्र में सर आप पहले से देख लो तो दो ही पार्टी का रूल रहा है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस। तीसरी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी को देख के मत करो, जो आदमी खड़ा है, क्योंकि ये विधानसभा है। पर यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि सिर्फ एक ही फैक्टर है, मोदी जी के नाम पे वोट हो जाता है। पूरे इंडिया में है सर। पहले के टाइम पे मतलब मैं इनके जैसा था तब इतनी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। बेरोजगारी की दिक्कत बहुत है, लोग पढ़ रहे हैं पर बाद में जॉब नहीं मिल रही। पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है। कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर पेपर फूट रहे हैं, ये सब हो रहा है, लोचा हो रहा है। आपको लगता है इसके लिए सरकार भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है? पूरी रिस्पॉन्सिबल है, पूरी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। वो बोल रहा है और वोट बीजेपी को दे रहे हो? वोट किसी को भी दो, डजंट मैटर। वो कोई भी सरकार आए, हमको ये चाहिए कि हमारे लिए वो अच्छा करे। आप सबका वोट है? हाँ, ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स। सो क्या इश्यूज हैं? क्या सोच के आप वोट डालने जाते हो? क्या चीज़ें हैं जिनको आपको लगता है कि वो बदलना चाहिए? हमारे देश में काफ़ी सारे बदलाव आने चाहिए ऐसे। इसलिए हम ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो हमारे देश को आगे बढ़ाए। देश के तो बहुत सारे इशू है, तो मैं राजकोट में रहती हूँ तो फर्स्ट वन राजकोट को मैं फर्स्ट इम्पोर्टेंस दूंगी। इन गुजरात एवरी वुमेन आर सेफ, नो डाउट, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, कंपेयर टू अदर स्टेट्स, गुजरात इज सेफर, बट many issues are there regarding the safety, so we will choose someone who will see to our safety first. पेरेंट्स नहीं बोलते इस पार्टी को वोट दे दो, उसको वोट दे दो? अब तो हम बड़े हो गए हैं ना, तो हमारी अपनी सोच होएगी। अभी तक यहाँ पे सब कांग्रेस बीजेपी की बात करते थे, तो इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सौराष्ट्र में, राजकोट में क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छे काम कर रही है, और वैसे भाजपा और कांग्रेस तो है ही, तो देखते हैं कौन आगे आता है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है कि नेता पर विश्वास करे कैसे करे? तो वोट ही नहीं देना है? नहीं देना है, या नोटा दबा के आना है? ना नोट दबा के आना है, नहीं करना है, नोटर दबा के आना है, नोटा दबा के आना है। तो अगर मैं मतलब सम अप करूं इसको, तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू आप लोगों के लिए पेपर का लीक का है, बेरोजगारी इज एन इम्पोर्टेंट इशू, अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी इज एन इम्पोर्टेंट इशू, या सॉरी हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट इशू। बट सो यू थिंक पिछले 27 सालों में सरकार ने जो आप लोगों के इश्यूज अब आप लोग देख रहे हो, उसके लिए कुछ अच्छा काम किया है? या अगर इतना अच्छा काम किया है तो फिर इश्यूज अभी हैं क्यों? ये इश्यूज अभी है क्योंकि वो इतने बड़े इश्यूज है कि उनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट एवरीथिंग इज गोइंग प्रोग्रेसिव, सो इट्स गेटिंग बेटर। यस, इट्स गेटिंग बेटर। चलिए अब आपको राजकोट के एक ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां पर चुनाव प्रचार आज तो वैसे पहले फेज का अभी खत्म हुआ है, लेकिन वहां पर कभी भी चुनाव प्रचार होता ही नहीं है, भोंपू की आवाज आती ही नहीं है।
और मतदान वहां करना सबके लिए अनिवार्य है, वरना जुर्माना भी लगाया जाता है। मेरे सहयोगी शरद शर्मा की ये रिपोर्ट। राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार के लिए इस गांव में आना प्रतिबंधित है, लेकिन अगर कोई चुनाव में मतदान नहीं करेगा तो उस पर 51 रुपए का जुर्माना। गुजरात के राजकोट से 20 किलोमीटर दूर है ये अनूठा गांव राज समढियाला, जो अपने नियम कायदों के लिए आदर्श गांव का तमगा हासिल कर चुका है। गांव के सरपंच बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां गांव में आएंगी तो जाति या दूसरे आधार पर लोगों को बांटेंगी। अगर गांव में जो पॉलिटिकल पार्टी का अगर प्रवेश होगा तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के लिए आएगी। और गांव में दलाल पैदा हो गए तो पैसा कोई 5,000, 10,000, 20,000, कुछ को लाख रुपए देके गांव का डिवीजन हो सकता है। तो हमारे गांव का डिवीजन न होने के लिए हमने तब से तय किया, पूरे गांव के तय किया कि अब की बार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को हम उसके एजेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए आने नहीं देंगे। ऐसे गांव में आना, ऐसे गांव को देखना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। हालांकि ये बात जरूर कही जा सकती है कि चुनाव लड़ रही पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का ये बुनियादी हक है कि वो आम जनता तक पहुंच सकें और उनको अपनी बात समझाकर वोट देने के लिए कन्विंस कर सकें। लेकिन इस गांव में उनको ऐसा करने से रोका जा रहा है। राजकोट के राज समढियाला गांव से अपने कैमरा सहयोगी प्रवीण जी रोहित के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।